अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बच्चे जान चुके होंगे कि आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट, जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन डेट पब्लिश कर दिया गया है, यानी 26 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, 26 तारीख को जो है आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो अब हम लोग को करना क्या है, तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से करनी है ना। तो देखिए आज की जो क्लास रहेगी बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं 60 से 70 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एकदम महा मैराथन वाली क्लास चलेगी। बस आप लोग जो है क्लास को जो है बीच में स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वो उसमें हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, जीके के भी होंगे, है ना, इंग्लिश के भी होंगे, यानी ऑल सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चंस को लिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। दोस्तों एग्जाम का तो समय आ चुका है, बहुत ही कम समय है ना। तो देखिए मेरे पास एक जो है, आप बोल सकते हो, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दे सकता हूं कि किस तरह से आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है बच्चों, प्रीवियस पेपर कंप्लीट कर जाइए, है ना। अब काफ़ी बच्चे के पास प्रीवियस पेपर होगा, लेकिन 5 ईयर्स का होगा, लेकिन उसको करने से बच्चों नहीं होगा। कम से कम आप लोगों को 16 ईयर्स का प्रीवियस पेपर कंप्लीट कर जाना होगा। तो बच्चों अब ये मिलेगा कहाँ से? तो देखिए मेरे पास इसकी जो है पीडीएफ है। अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे पीडीएफ चाहते हैं 16 ईयर्स का प्रीवियस पेपर का, तो आप लोग जो है मुझे दिए गए नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। उसके बाद आपको एक छोटा सा अमाउंट देना होगा, उसके बाद मैं आपको ये प्रीवियस पेपर भेज दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको पेड क्लासेस में भी जो है ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, है ना, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप लोग कम समय में वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको जो है डिटेल्स में जो है भेज दूंगा, पीडीएफ कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर है पीडीएफ का, ठीक है। चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए, उभयचरों के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। और आप लोग जैसा देख भी सकते हैं जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब बिहार पैरामेडिकल में पूछे जा चुके वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है आप लोग को समझना है और नोट डाउन करते हुए भी चलना है। जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताऊंगा, हर एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि आप लोग को बाद में रिविज़न करने में भी ईजी हो, है ना। हाँ जी, और आपको मालूम ही होना चाहिए स्टूडेंट, बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, है ना। हाँ तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाँ जी, डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है। तो डार्विन फ्रिंचिज का प्रयोग जो है पक्षियों के समूह के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक है। अब बात आई है पक्षी के बारे में, तो कभी कभी पूछ लेता है पक्षियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? द स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। किसमें? ऑर्निथोलॉजी, लिख लीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय किससे स्रावित करता है? अग्नाशय जो है पैंक्रियाज, वो किससे सिगरेट करता है? अग्नाशय किससे स्रावित करता है? इंसुलिन या पित्त सार को या पाचन सार को या लार को यानी सलाइवा को? जल्दी से बता दीजिए। अग्नाशय जो है ये किससे स्रावित करता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इंसुलिन को। इंसुलिन को क्या करता है? ये स्रावित करता है अग्नाशय, ठीक है। अब देखिए बात आई है स्टूडेंट इंसुलिन की, तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बता दीजिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट? हाँ जी बिल्कुल फास्ट, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी गुड स्टूडेंट, कौन सा? मधुमेह, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। हाँ जी, मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ होता है। अब देखिए बात करेंगे इंसुलिन की खोज किसने की? पूछा जा सकता है भाई कि इंसुलिन की खोज किसने की, बताइए जल्दी से। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बच्चों याद रखना है, वेटिंग एवं बेस्ट। वेटिंग और बेस्ट दो भाई थे, दो साइंटिस्ट थे, बेटिंग और बेस्ट, इनके द्वारा ही
जो है इंसुलिन की खोज की गई थी, बैटिंग और बेस्ट ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर? हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखिए ये आपके पीएमडी में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी पैरामेडिकल डेंटल में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब आया हुआ क्वेश्चन है, सब पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बता दीजिए, सामान्य वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है, कुल कितना लीटर रक्त पाया जाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, 5 से 6 लीटर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो 5 से 6 लीटर जो है रक्त पाया जाता है सामान्य वयस्क व्यक्ति में। अब देखिए बात आई है स्टूडेंट रक्त के बारे में, ठीक है, बात यहाँ पर आई है रक्त के बारे में। तो यदि मैं पूछूं रक्त का पीएच मान कितना होता है, बताइए क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है बच्चों? आप लोग बोलिएगा सर 7.4 होता है। और ये किस नेचर का होता है? ये क्षारीय होता है ना, क्षारीय होता है ना। अब देखिए बात कर लेते हैं भाई, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि रक्त समूह, ये आपके पैरामेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन था, रक्त समूह की खोज किसने की थी? और एक होता है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा दोनों क्वेश्चन का। एक होता है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, और एक पूछा जाता है रक्त परिसंचरण यानी जिसको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं हम लोग। बताइए, बिल्कुल फास्ट आंसर देना है स्टूडेंट। रक्त समूह की खोज किसने की थी और रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? तो जी हाँ दोस्तों, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। याद रखना है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और बात करेंगे रक्त परिवहन की यानी ब्लड सर्कुलेटरी की किसने खोज की थी? तो ये किया था भाई विलियम हार्वे ने। याद रखिएगा, विलियम हार्वे जी ने। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मछली कहाँ से श्वास लेती है? देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बताइए, नाक, फेफड़ों, गलफड़ा या पंख? बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। मछली कहाँ से सांस लेती है जी? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी मछली कहाँ से सांस लेती है? गलफड़ा से सांस लेती है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ मछली से रिलेटेड। आप मुझे ये बता दीजिए कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछली के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? बिल्कुल फास्ट। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं जी? कितने कक्ष होते हैं? बिल्कुल फास्ट। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए, ऑप्शन दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5। बता दीजिए। वेरी गुड। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी 2, तो कितने होते हैं? मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं पूछूं मनुष्य के बारे में पूछूं तब क्या आंसर दीजिएगा? यानी मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? बताइए, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो शाबाश स्टूडेंट, कितने होते हैं? तो ये होते हैं 4, है ना, 4 होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा डिटेल्स में। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, आलू किसका संशोधित रूप उत्पादन है? आलू किसका रूप है? जड़ का, पत्ती का, फूल का या तना का? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए। हाँ जी, आलू किसका संशोधित रूप है, यानी आलू किसका उदाहरण है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, हाँ जी वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी यानी तना, देन आप लोग का आंसर सही है। तो आलू जो है किसका रूप होता है? ये तना का एक रूप है ना, याद रखना है। अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है भाई मेरे प्याज के बारे में पूछ लेता है कि प्याज किसका रूप है? बता दीजिए, प्याज किसका रूप है? प्याज किसका रूप है? तो बच्चों प्याज भी ना तना का रूप है, ये भी आपको याद रखना है। तो आलू प्याज ये दोनों जो हैं तना के एक रूप हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, किण्वन किया जाता है?
किसके द्वारा किया जाता है जी? देखिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है किण्वन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा, सभी कवकों द्वारा, सभी जीवाणुओं द्वारा, या कुछ कवक और कुछ जीवाणुओं द्वारा। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, तो बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा बच्चों। किण्वन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए किण्वन है क्या? किण्वन क्या है? तो यह एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें सभी जटिल कार्बनिक यौगिक जो है ना, जीवाणुओं की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी विघटित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है किण्वन क्या है। तो बच्चों यह जो है किण्वन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये सभी जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए जटिल कार्बनिक यौगिक जो है, इसमें क्या होता है? जीवाणु की सहायता से ये सरल कार्बनिक यौगिक में डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी विघटित हो जाते हैं। बस आपको इतना ही जान लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न है, देखिए मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? बच्चों अभी मैंने बताया था मछली वाला बात आया था कि भाई मछली जो है कहाँ से सांस लेती है? तो गलफड़ा से लेती है, तो वहाँ पर मैंने बताया था, तो ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने। तो जल्दी से बता दीजिए मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 है ना, तो 4 होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है? सर्वग्राही का मतलब समझते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना। तो यहाँ पे किस रक्त समूह का व्यक्ति यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, क्या होगा आंसर? ए बी होगा, ओ होगा, बी होगा या ए होगा? बताइए। यूनिवर्सल एक्सेप्टर किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कहा जाता है बच्चों? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी वाले को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट देख लीजिए, जान लीजिए। यहाँ से मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर पूछे रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है, किस रक्त समूह का व्यक्ति किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है? तो वो कहलाता है ए बी। और अगर पूछे किस रक्त समूह का व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे कि किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, देन आंसर क्या दीजिएगा? बताइए। अगर पूछेगा किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, तो ये किस रक्त समूह का व्यक्ति होगा? ये किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति होगा? उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चों उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं, यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा जो है मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन खुद में फील होता है। और ये भी अच्छा लगता है कि चलो भाई नेक्स्ट टाइम से जो है हम लोग और क्वेश्चन लेकर आए, है ना, और मल्टीपल क्वेश्चन करवाएं, ताकि आप लोग को एग्जाम में किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। बशर्ते स्टूडेंट आप लोग मन से पढ़िएगा, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, एक बार ये क्लास करने से नहीं होगा। इस क्लास को कम से कम 2 से 3 बार कीजिएगा, तभी जाकर जो है आप हर एक क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, हाइड्रोफाइट कहते हैं, किसे कहते हैं जी? हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? बिल्कुल फास्ट। तो एक सामुद्रिक जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, या एक जड़ रहित पौधे को? बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर कीजिए, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है हाइड्रोफाइट क्या है? तो यह एक जलीय पौधा होता है ना, ये एक जलीय पौधा होता है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? एक जलीय पौधे। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? किसका प्रचुर स्रोत है? विटामिन सी, ओमेगा 3 वसीय अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, या प्रतिऑक्सीडेंट्स? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए। तो बिल्कुल फास्ट आंसर बताइए, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है स्टूडेंट? तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो ये किसका है? आवश्यक एमिनो अम्ल का है। अच्छा बच्चों, ये अलसी है क्या? अलसी, तो बच्चों अलसी जो है ये क्या है?
हाँ जी, तो देखिए इसको समझना है, अलसी जो है ना ये क्या है, समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है, समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके रेशों से मोटे मोटे कपड़े, डोरी, रस्सियाँ ये सब जो है बनाई जाती है। और जो बच्चों इसका बीज होता है ना, इसका जो बीज होता है, इसके बीज से जो है तेल निकाला जाता है और इस तेल का प्रयोग साबुन, पेंट बनाने में जो है, तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। अलसी जो है ये किसका मेन जो है ये सोर्स होता है, किसका प्रचुर स्रोत होता है ये, तो ये होता है आवश्यक अमीनो अम्ल का। देखिए अमीनो अम्ल की बात आई है, तो अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है बता सकते हैं आप लोग? बताइए जल्दी से। मतलब नेचर में यानी प्रकृति में लगभग कितने अमीनो अम्ल है स्टूडेंट? तो याद रखना है कितने अमीनो अम्ल है, तो ये है 20। ठीक है, 20 अमीनो अम्ल है, अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो स्टूडेंट अगला प्रश्न आ जाता है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा? संचार होगा, मार होगा, मदन होगा, निश्चर होगा। बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, तो बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? संचार, मार, मदन या निश्चर। तो बच्चों यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, यहाँ पे मार भी जो है पर्यायवाची शब्द होगा, मदन भी पर्यायवाची शब्द होगा। तो मैं बता देता हूँ कि कामदेव के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा बच्चों मनोज हो जाएगा, है ना, काम हो जाएगा, सॉरी मनोज, हाँ काम भी लिख लीजिए, मनोज हो जाएगा, काम हो जाएगा, मार हो जाएगा, मदन हो जाएगा, मीनकेतु हो जाएगा। तो ये सब जो है बच्चों, ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दुर्बल। दुर्बल का विलोम क्या होगा? तपोबल, आत्मबल, सबल या धनबल? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। हाँ जी, दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल फास्ट, तपोबल, आत्मबल, सबल या धनबल? तो शाबाश स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यदि आपका आंसर है सबल, देन आप लोग का आंसर सही है। तो देखिए दुर्बल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? एक तो सबल हो जाएगा, ठीक है, हाँ सबल हो जाएगा, या फिर बलशाली भी बोल सकते हो, बलशाली भी होता है, बलशाली भी हो जाएगा, या फिर ताकतवर भी जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी हो जाएगा, ताकतवर। ठीक है, तो ये सब जो है आपके दुर्बल के क्या हुए? विलोम शब्द हो गए, है ना। दुर्बल का मतलब क्या होता है? एकदम मतलब कमज़ोर टाइप का, है ना, कमज़ोर टाइप का, एकदम वीक, है ना, इंग्लिश में वीक भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा कीजिए। वाक्य क्या है? खाना पीना और सोना ही तो मानव जीवन का डैश नहीं। बताइए क्या होगा? माप होगा, लक्ष्य होगा, प्राप्य होगा या काम होगा? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट। यानी खाना पीना और सोना ही तो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ जो है, यहाँ क्या होगा? लक्ष्य होगा। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ इस शब्द को यानी हम लोगों ने फिलअप कर दिया, भर दिया, तो इस वाक्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से अच्छा हो जाता है, यानी खाना पीना और सोना ही तो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं, है ना। हाँ जी, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी छाटिए, यानी शुद्ध बताना, इसमें शुद्ध जो है शब्द कौन सा होगा? देखिए कवि, कवि जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि जो है क्या है? पुल्लिंग है, तो बच्चों इसका स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए? तो कवित्री तो होता है, कवित्री, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं ये बता दीजिए। कवित्री तो होता है लेकिन उसको किस तरह से लिखते हैं हम लोग? तो वेरी गुड स्टूडेंट, देखिए इसको लिखते कैसे हैं? कवइत्री, इस प्रकार जो है लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सही शब्द हो जाएगा कवित्री का। तो आप ही बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो वेरी गुड स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, पानी फेर देना इस मुहावरे का अर्थ है। इस मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चों? व्यर्थ परिश्रम करना, इज्जत ना रखना, काम बिगाड़ देना या भरपूर लाभ होना? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा।
पानी फेर देना ये क्या है बच्चों, एक मुहावरा है। और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी काम बिगाड़ देना। बोलते हो ना आप लोग, बोलते हो स्टूडेंट? हाँ जी, हम लोग बोलते हैं ना कि यार मैं जा रहा था ये काम करने, तूने मेरा काम बिगाड़ दिया, है ना। तो काम बिगाड़ देना कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, पानी फेर देना, है ना, पूरे काम पे पानी फेर देना, यानी एकदम काम को बिगाड़ देना। ठीक है, हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, इन चारों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सबसे नमस्ते। तो बच्चों ये क्या आपको अजीब सा नहीं लग रहा है? ऐसा कोई वाक्य थोड़ी होता है सबसे नमस्ते, है ना, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो गलत लग रहा है, तो ये गलत वाक्य है। तुमने मुस्कुरा दिया, वाह। तो बच्चों ये भी अजीब नहीं लग रहा है, तुमने मुस्कुरा दिया, ऐसे तो कोई सेंटेंस होता नहीं है, ये भी नहीं होगा। देखिए बात आई है मुस्कुराना, तो एक बहुत ही अच्छा गाना है, आप लोग बोलिएगा तो मैं सुना सकता हूँ, सुनाऊँ? हाँ जी, एक गाना है मुस्कुराने के ऊपर, सुना दूँ गाना? चलिए सुन लीजिए, 2 लाइन आप लोगों के लिए, है ना, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। सो चलिए एक गाना आप सभी लोगों के लिए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना मोरे प्यारे। थैंक यू आप सभी बच्चों को, थैंक यू। तो देखिए सबसे नमस्ते ये भी वाक्य गलत है, तुमने मुस्कुरा दिया ये भी गलत है, 7 बजने को 5 मिनट है ये भी गलत है, 7 बजने में 5 मिनट कम होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये तीनों गलत है, तो बचा कौन? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी उसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। बोलते हैं ना उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, मुझ पर है ना। तो ये वाक्य जो है बच्चों अपने आप में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ सूक्ष्म कण है? किसका अर्थ सूक्ष्म कण है? अणु का, अणु का, अशित का, उभय का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, रसायन शास्त्र पढ़े होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिएगा, है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी अणु, तो जी हाँ दोस्तों, सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण किसको कहते हैं? अणु को ही कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, जो खाया जा सके उसके लिए एक शब्द है। भाई जो चीज़ खाया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? खाद कहेंगे, चल कहेंगे, जड़ कहेंगे, या नवागंतुक कहेंगे? बताइए, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। हाँ, जो खाया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग? वेरी गुड, क्या कहेंगे? तो उसको एक शब्द में बोलेंगे खाद, है ना। यानी ऑप्शन ए जो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी देखिए एक क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है कि दैट कैन बी इट, दैट कैन बी इट, जिसको खाया जा सके, दैन कैन बी इट, उसको क्या कहेंगे? एडिबल कहेंगे, यानी खाने योग्य। ये भी याद रखिएगा, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। दैट कैन बी इटन, सॉरी दैट कैन बी इटन होगा, इट नहीं होगा। तो दैट कैन बी इटन, जिसे खाया जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? एडिबल कहेंगे, यानी खाद्य योग्य होगा, यानी खाने योग्य होगा। ठीक है, इंग्लिश में भी ये जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वाले क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह शब्द चुनिए जिसमें उपसर्ग सु नहीं जुड़ा है। देखिए इन चारों में से ऐसा एक शब्द चुनना है जिसमें सु उपसर्ग नहीं लगा है, सु जैसा साउंड नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए सुकुमार, तो इसमें तो सु जैसा आ गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। सुमार्ग, देखिए इसमें भी सु आ गया उपसर्ग, तो ये भी नहीं होगा आंसर। ठीक है, फिर देखिए ऑप्शन डी है सुचेत, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी सुपसर्ग आ गया। लेकिन स्वयंभू, स्वयंभू इसमें आ रहा है सु उपसर्ग नहीं आ रहा है इसमें, है ना। तो आंसर जो है यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वयंभू, स्वयंभू नहीं आ रहा है ना इसमें सु जैसा साउंड, सु उपसर्ग नहीं है इसमें, तो यही पूछा था जिसमें सु
जिसमें उपसर्ग सु नहीं जुड़ा है, तो इसमें जो है उपसर्ग सु नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड सफिशिएंट। यानी यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है सफिशिएंट और इसका आपको बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है, यानी सिनोनिम्स बताना है। तो बच्चों सफिशिएंट का सिनोनिम्स बताना है ना। तो क्या होगा, फुल होगा, कंप्लीट होगा, इनफ होगा या लेस होगा। देखिए बात करेंगे फुल, फुल का मतलब क्या होता है, पूरा होता है। इनफ का मतलब क्या होता है, काफ़ी होता है ना। लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है। और कंप्लीट का मतलब भी क्या होता है, पूरा या संपन्न बोल सकते हो। तो अब आप ही बता दीजिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी बोलते हो ना, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, इतना काफ़ी है मेरे लिए, है ना। तो सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, काफ़ी, इनफ भी बोल सकते हो। हाँ जी, तो अब तो पता चल गया होगा क्या होगा। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, तो बच्चों इसका मतलब होता है काफ़ी, पर्याप्त, है ना। वो चीज़ जो है पर्याप्त मात्रा में है, सफिशिएंट यानी काफ़ी है, काफ़ी, पर्याप्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इनफ का मतलब भी क्या होता है, काफ़ी होता है, पर्याप्त होता है अपने आप में, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी आपको यहाँ पे फाइंड करना है इन चारों में से करेक्ट वर्ड कौन सा है, ठीक है। हाँ जी, और वर्ड क्या है, सरप्राइज़ है। तो बच्चों आप ही बताइए ना, कितना इजी क्वेश्चन है। सरप्राइज़ कैसे लिखते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो SURPRISE, सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, एकदम चकित हो जाना, आश्चर्य हो जाना। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए, जी हाँ ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड फेमस। यानी यहाँ पे जो फेमस वर्ड दिया हुआ है आपको इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी एक तरह से एंटोनिम्स बताना है। तो बच्चों फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, या इंग्लिश में इसका एक और वर्ड है प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट भी बोल सकते हो आप लोग, प्रोमिनेंट, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप ही बता दीजिए इसका एंटोनिम्स, इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। वर्डलेस होगा, इमिनेंट होगा, लेनिएंट होगा या फैबुलस होगा। तो बच्चों इमिनेंट तो होगा नहीं, क्योंकि इमिनेंट का मतलब भी होता क्या है, प्रसिद्ध है। इसका मतलब भी क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। तो ये क्या हो जाएगी, तो सिनोनिम्स है। यहाँ पर एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग की बात पूछा है ना। फैबुलस भी नहीं होगा, फैबुलस का मतलब क्या होता है, शानदार। हम लोग बोलते हैं ना, कोई DP चेंज करता है या किसी को थोड़ा सा तारीफ़ करना होता है अगले वाले को, तो बोलते हैं ना दिस पिक इज़ सो फैबुलस, है ना, एकदम शानदार, है ना। तो ये भी नहीं होगा। लेनिएंट होगा, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि लेनिएंट का मतलब होता है एकदम काइंडनेस वाला व्यक्ति, एकदम दयालु, सच्चे दिल वाला, है ना, एकदम जिसके दिल में कोई छल कपट जैसा कुछ ना हो, है ना, एकदम वो काइंडनेस हो, दयालु हो, है ना, मतलब सच्चे दिल वाला बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, सच्चे दिल वाला। अच्छा, सच्चे दिल वाले व्यक्ति मिलते हैं क्या आज के डेट में, बताइए तो थोड़ा। सच्चे दिल वाले इंसान आज के डेट में हैं या नहीं है, मुझे ये बताइए पहले। नहीं है ना, हाँ जी, कर भी क्या सकते हैं हम लोग, है ना। जिस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं हम लोग वही विश्वासघात भी करता है कि नहीं करता है। हाँ जी, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है स्टूडेंट, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी किसी को दिल से मत चाहो, बट आप लोग मानते नहीं हो, नहीं ना मानते हो, बोलते हो वो मैं उसके लिए ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा, वो मुझ पे ये है वो है ना। तो भाई समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, बट मैं यहाँ खुलेआम नहीं कह सकता, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए मतलब बोला जाता है कि आप लोग को भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे सख्ती से पेश आना चाहिए, है ना, एकदम मतलब लेनिएंट टाइप का नहीं बनना चाहिए आज के इस युग में। लेनिएंट बनिएगा, सच्चा दिल वाला बनिएगा, दयालु बनिएगा, लोग आएगा सब चूना लगा के चला जाएगा आपको, फिर बैठ के एकदम झाल बजाते रहिएगा, है ना। हाँ ओके, हाँ तो अब बच्चों बचा क्या ऑप्शन, वर्डलेस बचा। तो वर्डलेस का मतलब क्या होता है, यही हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, यही हो जाएगा इसका क्या अपोजिट मीनिंग। क्योंकि वर्डलेस का मतलब क्या होता है, एकदम बेकार, भद्दा, है ना। तो एक तरफ देखिए कोई फेमस है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और एक तरफ वर्डलेस है, बेकार है, भद्दा है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखते हैं, एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट इज कॉल्ड, यानी जो बुरे कामों के लिए जाना जाता हो उसे क्या कहेंगे भाई एक शब्द में, बिल्कुल फास्ट। टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स इज कॉल्ड, यानी जो बुरे कामों के लिए जाना जाता हो क्या कहेंगे, उसको फेमस कहेंगे? जी बिल्कुल नहीं। क्या क्रिमिनल कहेंगे? देखिए क्रिमिनल भी नहीं कह सकते, क्रिमिनल का मतलब हो जाता है अपराधी। टेररिस्ट भी नहीं कहेंगे क्योंकि टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। और ये जो है ना बुरे काम, कैसे बुरे काम करता है, मतलब थोड़ा मोड़ा हल्का होता नहीं है, नॉटी टाइप के कुछ होते हैं, है ना, बहुत लोग होते हैं नॉटी, थोड़ा सा हल्का फुल्का बैड एक्ट्स करेंगे, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, है ना, उसको परेशान करना, लड़ाई झगड़ा करना। ये जो है मतलब टू बी नॉन फॉर बैड एक्ट्स, यानी वो बुरी आदतों की वजह से जाना जाता हो, तो उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग नोटोरियस कहेंगे। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात, कुख्यात होता है, बुरा आदमी भी बोल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? काम डाउन वंस एंगर, पुट आउट द फायर, डिस्करेज अ प्लान, टीज समवन। बिल्कुल फास्ट आंसर देना है। देखिए इडियम फ्रेजेज है और बहुत ही फेमस ये इडियम फ्रेजेज है, बहुत ही बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है क्या होता है थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन। तो बच्चों इसका अर्थ ही होता है टू डिस्करेज, टू डिस्करेज। इसका अर्थ क्या होता है? टू डिस्करेज होता है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर जो है क्या आपका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग मी माय बिजनेस पार्टनर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स, यानी मुझे प्रोत्साहित करने के बजाय मेरे व्यापारिक पार्टनर ने मेरी योजनाओं पर पानी फेर दिया, है ना। तो इसका अर्थ ये होता है, तो आपको याद रखना है थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन का मतलब क्या होता है? टू डिस्करेज, है ना, डिस्करेज करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस, यानी यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है द फ्लैश ऑफ द टर्च डैश ए कोबरा। अब बताइए यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है इसमें कौन सा वर्ड आएगा? एक्सपोज्ड आएगा, डिस्प्लेड आएगा, डिस्क्लोज्ड आएगा या रिवील्ड आएगा? बिल्कुल फास्ट बताना है स्टूडेंट आंसर, बिल्कुल फास्ट। तो चलिए मैं आपको हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सपोज्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपोज्ड का मतलब होता है रहस्य खोलना, रहस्य खोलना, या फिर एक तरह से बोल सकते हो भांडा फोड़ना, भांडा फोड़ना, ठीक है, हाँ भांडा फोड़ना, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्प्ले की, तो डिस्प्लेड का मतलब होता है किसी वस्तु को प्रदर्शित करना, लिख सकते हो किसी वस्तु को प्रदर्शित करना, किसी वस्तु को प्रदर्शित करना, ठीक है, एक मिनट, किसी वस्तु को प्रदर्शित करना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे डिस्क्लोज्ड की, तो डिस्क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? किसी को कोई बात बताना। डिस्क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? किसी को कोई बात बताना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो किसी को कोई बात बताना, ठीक है, किसी को कोई बात बताना। अब यहाँ पे रिवील्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? रिवील्ड का मतलब होता है अज्ञात वस्तु को प्रकट करना। क्या होता है? अज्ञात वस्तु को प्रकट करना, यानी इस तरह भी बोल सकते हो अज्ञात वस्तु को प्रकट करना, या विच वाज हिडन, यानी जो छुपा हुआ हो उस चीज़ को प्रकट करना, या विच वाज नोन टू फ्यू पीपुल, यानी जो कुछ लोगों के द्वारा मतलब जाना गया हो, वो जो हिडन हो पहले से और कुछ मात्र कुछ ही लोगों के द्वारा वो जाना गया हो, तो रिवील्ड का मतलब वो होता है। तो अब आप ही बताइए इसमें किस वर्ड का यूज करेंगे? एक्सपोज का, डिस्प्लेड का, डिस्क्लोज का या रिवील्ड का? तो बच्चों यहाँ पे द फ्लैश ऑफ द टर्च डैश ए कोबरा, तो बच्चों कोबरा है, कहीं ना कहीं ये भाई छिपा होगा, और उस समय जो है फ्लैश, टॉर्च का फ्लैश जो है क्या किया गया होगा? एकदम से प्रकाशित किया गया होगा, है ना। यानी आप लोग बोल सकते हो रिवील्ड का मतलब क्या? अज्ञात वस्तु को प्रकट करना, अज्ञात वस्तु को
प्रकट करना, या इंग्लिश में ऐसे भी बोल सकते हो विच वाज हिडन, विच वाज नोन टू फ्यू पीपुल, है ना। तो अज्ञात वस्तु को प्रकट करना। तो अब आप ही बताइए इस क्वेश्चन में किस ऑप्शन का यूज होगा स्टूडेंट। तो वेरी गुड, किस ऑप्शन का यूज होगा, तो ऑप्शन डी का यूज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे द फ्लैश ऑफ द टर्च डैश ए कोबरा, है ना। तो यहाँ पे जो टर्च का फ्लैश था उसके द्वारा जो कोबरा है उसको प्रकाशित किया गया, यानी जो अज्ञात था, छिपा हुआ था, है ना। तो अज्ञात वस्तु को प्रकट करना, तो यहाँ पे है ना जो टर्च का फ्लैश है उसके द्वारा जो है कोबरा को प्रकाशित किया गया, यानी रिवील्ड किया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी यहाँ पे 4 वर्ड आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है यानी गलत है। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पहला वर्ड जो है ये है गैज। ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है GAUGE। गैज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? गैज का मतलब होता है नापना, मापना। ठीक है, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है गॉज, तो गॉज भी सही है। इसका क्या वर्ड होता है? सही है, देखिए GAUZE, गॉज। गॉज का मतलब क्या होता है? धुंधला, धुंध भी बोल सकते हो, धुंधला भी बोल सकते हो। तीसरा जो वर्ड है वो है गॉडी, तो देखिए गॉडी जो है ना ये गलत है, इस तरह से नहीं लिखाता है, इसको लिखा जाता है GAUDY, गॉडी। गॉडी का मतलब क्या होता है? गॉडी का मतलब होता है भड़कीला, ठीक है, भड़कीला होता है। तो बच्चों ये गलत था। ठीक है, और ये गारंटी देख रहे हो ये भी गलत है, यानी ये क्वेश्चन ही स्टूडेंट गलत है फुल्ली, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड ऐसे हैं जो गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये गॉडी है, कुछ इस प्रकार लिखा जाता है इसको GAUDY, और ये जो गारंटी है इसको किस प्रकार लिखेंगे स्टूडेंट? जो गारंटी है इसको लिखा जाता है GU, ना कि GA, तो GUARANTEE, गारंटी। ठीक है, इस तरह से जो है गारंटी लिखाता है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन गलत हुआ तो क्या, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से 4 से 5 वर्ड सीखे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सा वर्ड कैसे जो है लिखना है और किस तरह से हर एक वर्ड का मीनिंग याद करके रखना है। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस, और सेंटेंस दिया हुआ है द स्टैचू वाज सो डैश दैट पीपुल स्टार्टेड एट इट इन हॉरर, है ना। अब देखिए 4 वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट। पहला वर्ड है ग्रोटेस्क, दूसरा ऑप्शन है एक्जिक्यूसाइट, तीसरा ऑप्शन है बीटिफाइक, और चौथा ऑप्शन है कम्बरजोम। तो स्टूडेंट यहाँ ग्रोटेस्क का मतलब क्या हो जाएगा? बेतुक्का, अजीबो गरीब भी बोल सकते हो। ठीक है, बेतुक्का या फिर अजीबो गरीब। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर बात करेंगे एक्सक्यूसेट का। एक्सक्यूसेट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट। एक्सक्यूसेट का मतलब क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। बेटिफाइक का मतलब क्या हो जाएगा? बेटिफाइक का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट एकदम सुखी, एकदम सुखी हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, और फिर कम्बरसोम का मतलब क्या हो जाएगा? एकदम भारी टाइप का, एकदम बोझिल टाइप का, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन है द स्टैचू वाज सो डैश दैट पीपुल स्टार्टेड एट इट इन हॉरर। तो देखिए हॉरर यानी डरने जैसा कोई बात हुआ होगा, तो आप ही बताइए, कुछ ना कुछ जरूर अजीबो या गरीबों का हादसा हुआ होगा, एकदम बेतुका वाला। ऐसा थोड़ी है, ब्यूटीफाइक तो आएगा नहीं, है ना। एक्सक्यूसाइड भी होगा नहीं, उत्कृष्ट जैसा कोई बात हुआ नहीं है, भारी भरकम जैसा कुछ तो होगा नहीं। तो अब क्वेश्चन है द स्टैचू वाज सो दैट पीपुल स्टार्टेड एट इन हॉरर, यानी देखिए हॉरर यानी डरने जैसी बात हुई है। तो ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीबो गरीब, तो कुछ ना कुछ डरने जैसी बात हुई होगी, अजीबो गरीब कुछ हुआ होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है आप लोग क्वेश्चन को रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्ड जो है आपको आना जरूरी होगा, वर्ड का मतलब पता है तभी आप हर एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट विच पार्ट हैज़ एन एरर इन द फ्लोइंग सेंटेंसेस, इफ देयर इज नो एरर देन योर आंसर इज डी, है ना। कई बार मैं बता चुका हूँ कॉमन एरर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो प्रीवियस पेपर का एक क्वेश्चन है डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे। बताइए किस पार्ट में आपको एरर यानी गलती नज़र आ रही है? डिड ही टेल यू पार्ट ए में एरर है, या वाई ही हैज़ नॉट पार्ट बी में एरर है, या कम यस्टरडे, या फिर अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है देन आप लोग का आंसर ऑप्शन डी होगा। बताइए। हाँ जी,
तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी में एरर है बच्चों, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए, डिड ही टेल यू, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में, पास्ट का है ना। डिड किस में आता है? पास्ट टेंस में आता है। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जो है पार्ट सी में लिखा हुआ है ना, कम यस्टरडे, कम यस्टरडे लिखा हुआ है, तो यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, ये भी पास्ट में आता है। तो यहाँ पर हैज़ कैसे आ जाएगा? यहाँ पे हैज़ नहीं ना आएगा जी, हैड आएगा, हैड नॉट होगा, हैडंट होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सभी सेंटेंस जो है आपके पास्ट टेंस में है। तो ये जो है हैव हैज़, ये किस में आता है बताइए? तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब 3, ये जो है स्ट्रक्चर किस टेंस में आता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब 3, ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है किस टेंस में आता है? तो बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, हैव हैज़। तो यहाँ पे प्रेजेंट की तो बात हुई नहीं है, देखिए सभी सेंटेंस में जो है पास्ट के बारे में बात कर रहा है, डिड, यस्टरडे, तो यहाँ पर भी हैज़ की जगह क्या आएगा? हैड नॉट आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड होपफुल। तो यहाँ पे बच्चों एक वर्ड दिया हुआ है होपफुल, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। तो बताइए क्या होगा? होपफुल का मतलब क्या होता है? आशा, बोलते हो ना, आशा की किरण, एक उम्मीद बोल सकते हो, है ना। तो क्या होगा? एक्सपेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, इम्प्रेस होगा या एम्बैरेस होगा। बिल्कुल फास्ट तरीके से आंसर देना है स्टूडेंट, तो बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। यानी आपको एक वर्ड दिया हुआ है होपफुल और इस वर्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि होपफुल का मतलब क्या होता है? होपफुल का मतलब होता है आशा, उम्मीद, और एक्सपेक्ट का मतलब भी क्या होता है? आशा, उम्मीद होता है ना। हाँ जी, आशा कह लो या उम्मीद कह लो, ठीक है। बात करेंगे बच्चों, देखिए बात करेंगे एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इम्प्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को मोहित करना। एम्बैरेस का मतलब क्या होता है? परेशान करना, है ना। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे होपफुल, होपफुल जो है इसका बेस्ट सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? एक्सपेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं स्टूडेंट। यदि क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा, है ना। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? अफ्रीका को अलग करता है यूरोप से, ये कौन सा सागर या कौन सा समुद्र या कौन सा खाड़ी अलग करता है? अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है? लाल सागर या मेडिटेरेनियन समुद्र या अटलांटिक महासागर या पर्शियन खाड़ी? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, लाल सागर, मेडिटेरेनियन समुद्र या अटलांटिक महासागर या पर्शियन खाड़ी? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अफ्रीका को यूरोप से कौन विभाजित करता है? तो एक समुद्र है और इस समुद्र का नाम क्या है? मेडिटेरेनियन, है ना, मेडिटेरेनियन है समुद्र है। तो ऑप्शन बी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए। भूदान आंदोलन जो था बच्चों, वो किसने आरंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? 4 व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे जी ने आरंभ किया था। कब किया था? तो 1951 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा, 1951 ईस्वी में जो है भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था विनोबा भावे जी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और स्टूडेंट अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यानी कथकली क्या है बच्चों? एक डांस है, और ये डांस है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब आपके पैरामेडिकल में पूछे जा चुके हैं और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है,
ये मैं करवा चुका हूँ। अगर आप मेरा क्लास कंटिन्यू 3 से 4 महीने पहले से ही कर रहे हैं तो अभी तक जो है जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अधिकतर क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आप लोग को, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं वही क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में पूछा जा चुका है ना। तो कथकली जो नृत्य है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो बच्चों याद रखना है केरल, केरल का लोक नृत्य क्या है? कथकली है। इसको लिख लीजिएगा, कथकली, कथकली। एक मिनट, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। केरल का लोक नृत्य क्या है? कथकली है ना। इसी तरह से यूपी का भी लिख लो, यूपी का क्या है बच्चों? कथक है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का, एपी शॉर्ट में लिखता हूँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्या है? कच्ची पूड़ी है, जान लो कुछ, है ना, कच्ची पूड़ी है। इसी तरह से आप देखिए तमिलनाडु का भी लिख सकते हैं। तमिलनाडु का क्या है बच्चों, बताइए? तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? तो तमिलनाडु का भी मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, क्या है? भारतनाट्यम है, लिख लीजिए भारतनाट्यम, भारतनाट्यम लिख लीजिएगा, भारतनाट्यम, ठीक है। इसी तरह से बच्चों बिहार का क्या है, बता सकते हो? बिहार का बता सकते हैं आप लोग? बताइए बिहार का लोक नृत्य क्या है? अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे नागिन डांस। हाँ बात तो सही है, शादी विवाह में जाइएगा तो अधिकतर लोग नागिन डांस बहुत ज़्यादा करता है, वो भी लेटा लेटा के सुत के नागिन डांस करता है ना सब, लेकिन नागिन डांस है नहीं, है ना। तो बिहार का बच्चों लोक नृत्य क्या है? इसको लिख लीजिएगा। बिहार का राष्ट्रीय लोक नृत्य है जाट जातिन, जाट जातिन लिख लीजिएगा। बिहार से हैं आप सभी बच्चे, अधिकांश बच्चे बिहार से ही होंगे, तो बिहार के बारे में ये चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है। तो बिहार का लोक नृत्य क्या है? जाट जातिन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, रूबी का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, या क्रोमियम ऑक्साइड, या कॉपर सल्फेट? बता दीजिए रूबी का लाल रंग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर है, देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो बच्चों क्रोमियम ऑक्साइड, जी हाँ दोस्तों क्रोमियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग Cr2O3 बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोमियम ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग क्या होता है बच्चों? लाल होता है, ठीक है, इसका रंग लाल होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्र सरकार का मंत्री होता है, या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, या राज्य सरकार का मुख्यमंत्री होता है, या सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है? बिल्कुल फास्ट आंसर करेंगे, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। हाँ जी बहुत अच्छा, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये सेवानिवृत्त होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। बात करेंगे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो बच्चों कौन थे? ये एच.जे. कैनिया थे, एच.जे. कैनिया थे। और अभी रिसेंटली की बात करें, वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है प्रेजेंट टाइम में? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कौन है ये? एन.वी. रमन जी हैं, एन.वी. रमन जी हैं, और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बिल्कुल फास्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है प्यारे बच्चों? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? बिल्कुल फास्ट, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, किसके द्वारा होती है? तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। हाँ जी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भीमसेन जोशी संबंधित है? देखिए एक नाम है भीमसेन जोशी, इनका संबंध किस क्षेत्र से है बच्चों? सरोद, फिल्म, गायन, या कथक? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। तो बिल्कुल आंसर दीजिए, हर एक स्टूडेंट आंसर देंगे। वेरी गुड, तो भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है बच्चों? गायन से। ये गायक हैं, ठीक है, गायक थे बच्चों, बहुत ही फेमस गायक थे। तो आपको याद रखना है भीमसेन जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? गायन से है ना। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट,
निम्नलिखित में से मशरूम क्या है? मशरूम क्या है जी? काई है, कवक है, वायरस है या बैक्टीरिया है? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। मशरूम जो कि आप खाते हैं, सभी हम लोग खाते हैं। मशरूम खाए हो आप लोग? हाँ जी, देखिए काफ़ी तरह के मशरूम आते हैं, ठीक है। तो ये मशरूम एग्जैक्टली होते क्या हैं बच्चों, जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल फास्ट। तो मशरूम क्या है बच्चों? तो ये एक तरह का कवक होते हैं, ये एक तरह के फंगी हैं, है ना, कवक है। चलिए बताइए, तो कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को यानी द स्टडी ऑफ फंगिस क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब दीजिएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। यानी विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है? तो ये माइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है, माइकोलॉजी, ठीक है। हाँ, द स्टडी ऑफ फंगिस, ओके। हाँ जी, चलिए अच्छा एक प्रश्न और पूछ लेता है। शैवालों का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ एल्गी, शैवालों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बिल्कुल फास्ट, तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों। शैवालों का अध्ययन विज्ञानों की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? शैवाल का अध्ययन, वेरी गुड। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न बोलता है, वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। 1857 का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी, बहुत ही ये मतलब मशहूर क्रांति थी, है ना। हाँ जी, हाँ, तो जल्दी से हर एक स्टूडेंट जवाब देंगे। स्टूडेंट, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। अच्छा, बिहार से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? प्रश्न पूछता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बिहार से किसने नेतृत्व किया था? वेरी गुड बच्चों, किसका नेतृत्व था बिहार से? तो वीर कुंवर सिंह जी का, है ना, वीर कुंवर सिंह जी का था, आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स से संबंधित है? बताइए कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स से संबंधित है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड रिपन? बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी, देन आप लोग का आंसर सही है। और बच्चों, लॉर्ड डलहौजी के समय ही जो है रेल भी चली थी भारत में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से है ना। और इन्हीं के शासनकाल में भारत रेल भी चली थी, भारतीय रेल, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से एसिड रेन होता है? एसिड जो रेन होता है ना, अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं, ये किसके कारण होता है? जल प्रदूषण या शोर द्वारा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण या वायु प्रदूषण द्वारा? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा। हाँ बच्चों, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। और अब दिन रात एक कर दीजिए बच्चों, एग्जाम डेट भी आ चुका है ना। तो बच्चों अब समय नहीं है, मात्र आपके पास 22 से 23 दिन है। इसी 22 से 23 दिन में आपको ऐसा कुछ कर जाना है कि भाई लोग याद रखें, है ना। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए, अटेंटिवली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए, है ना। चलिए बताइए जल्दी से। तो वेरी गुड, किसके कारण होता है, किसकी वजह से एसिड रेन होता है? तो बच्चों ये होता है आपके किसके वजह से? वायु प्रदूषण की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। देखिए बात आई है एसिड रेन की, तो एक प्रश्न पूछ लेता है कि एसिड रेन जो है ये किसके कारण होता है? ठीक है, किसके कारण होता है? इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आज की क्लास कैसी लगी, इस क्लास का भी फीडबैक अवश्य दीजिएगा। यानी आज की क्लास में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन इस तरह से किए हैं और एक्स्ट्रा देखा जाए तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन इजिली हो गया होगा, है ना। तो यदि आज की क्लास अच्छी लगी और आप लोग चाहते हो कि आप लोग को डेली ऐसी क्लासेस दूँ, मैं मैथ्स की भी क्लासेस लेकर आऊँ, है ना, इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चन इंक्लूड करूँ, तो आप लोग जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।